चलिए हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम से देखेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु संरचना। एटम शब्द जो है, एटम ये डाल्टन ने दिया था और इसका यह जो है एटोमियो नामक शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है अनकटेबल या इंडिविजुअल, अविभाज्य। तो एटम ये डाल्टन द्वारा दिया गया था। डाल्टन ने एटम शब्द ये लिया गया है एटोमियो, और इसका मतलब होता है अनकटेबल या इनडिविजुअल, अविभाज्य, जिनको हम काट न सके, जिनको विभाजित न कर सके। मॉलिक्यूल शब्द एवोगैड्रो ने दिया था। एवोगैड्रो इन्होंने मॉलिक्यूल शब्द का प्रयोग, तो डाल्टन ने सबसे पहले एटम शब्द का प्रयोग किया था और एवोगैड्रो ने मॉलिक्यूल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। ठीक है, अब देखते हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी से हम इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे। पहला टॉपिक इसमें डाल्टन एटॉमिक थ्योरी देखेंगे। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत व्याख्या करता है किसका? परमाणु के संरचना की, पदार्थ के संरचना की, दोनों की, अणु के संरचना की। तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत जो है ये परमाणु के संरचना से संबंधित नहीं है। परमाणु की संरचना से इसका कोई लेना देना नहीं है। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत तो कहता है कि परमाणु संरचना विहीन है, परमाणु की कोई संरचना ही नहीं होती है। इनका परमाणु सिद्धांत संबंधित है पदार्थ की संरचना से, ठीक है ना, द्रव्य की संरचना से। इनका कहना है कि द्रव्य अत्यंत छोटे कणों से मिलकर बना होता है और उन्हीं अत्यंत छोटे कणों को इन्होंने क्या नाम दिया? परमाणु। ठीक है, तो परमाणु की परिकल्पना इन्होंने द्रव्य की संरचना की व्याख्या करने के लिए दिया था, न कि परमाणु की संरचना के लिए। तो एक लाइन लिख लीजिए, पहला पॉइंट यही क्योंकि पूछा गया है। तो फिर आगे बढ़ते हैं। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत is not related with the structure of atom. डाल्टन का परमाणु सिद्धांत परमाणु की संरचना से संबंध नहीं रखता। ये क्या एक्सप्लेन करता है? इट एक्सप्लेन, यह व्याख्या करता है द स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, द्रव्य की संरचना का। ये एक्सप्लेन करता है किसे? पदार्थ की संरचना, द्रव्य की संरचना की व्याख्या इनका परमाणु मॉडल करता है। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत देखिए किस पर आधारित है। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत
दो नियमों पर आधारित है। एक तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और दूसरा जो है निश्चित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। इन दो नियमों पर आधारित है। तो अगला पॉइंट, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इज बेस्ड ऑन, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत आधारित है, एटॉमिक थ्योरी is based on पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ऊपर मिटा दे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ डाल्टन का परमाणु सिद्धांत दो नियमों पर आधारित है। एक तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम और दूसरा निश्चित अनुपात का नियम। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसके विषय में डिटेल इसके बाद वाली क्लास में हम लोग पढ़े हैं बेसिक कंसेप्ट में ना, इनको खत्म कर चुके हैं अभी कल की क्लास में या इसके पहले की क्लास में, लेकिन थोड़ा सा एक लाइन के विषय में लिखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। गिवन बाय एंटोनी लेवाजिए 1789, गिवन बाय एंटोनियो लेवाजिए, एंटोनियो ईओ होगा ना, एंटोनियो लेवाजिए 1879। इनको हम रसायन विज्ञान का जनक भी कहते हैं। इनको हम किस नाम से जानते हैं? एंटोनियो लेवोजिए, नोन एज फादर ऑफ केमिस्ट्री। इन्हें रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। इनके क्या योगदान रहे? इन्होंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की पहचान किया था। किसी यौगिक में जैसे जब ऑक्सीजन तत्व खोजा गया क्रिस्टल द्वारा, तो किसी यौगिक में ऑक्सीजन है कि नहीं, किसी भी यौगिक में ऑक्सीजन की उपस्थिति, हाइड्रोजन की उपस्थिति की पहचान किया इन्होंने। और इन्होंने यह बताया कि कंबस्शन, दहन की क्रिया के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। बिना ऑक्सीजन के दहन संभव नहीं है, किसी भी पदार्थ को जलाना संभव नहीं है। तो इन्होंने बताया, आइडेंटिफाई किया O2 एंड H2, आइडेंटिफाइड O2 एंड H2, और ये बताया कि ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर कंबस्शन। O2 इज एसेंशियल, आवश्यक है, फॉर कंबस्शन। इन्होंने बताया कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की पहचान किया, और ये बताया कि जलने की, हाइड्रोजन जलता है और ऑक्सीजन उसके जलने में मदद करता है, सहायता करता है। दूसरा, इन्होंने एक सिस्टमेटिक मेथड विकसित किया रासायनिक नामकरण के लिए, रासायनिक पदार्थों के नामकरण के लिए एक जो है पद्धति विकसित की, एक नियम विकसित किया। डेवलप मेथड फॉर केमिकल नॉमेनक्लेचर, रासायनिक नामकरण
की एक विधि इन्होंने विकसित की। उसके बाद रसायन विज्ञान पर पहली जो टेक्स्ट बुक लिखी गई थी वो इन्हीं के द्वारा, इन्होंने पहली टेक्स्ट बुक केमिस्ट्री की लिखी, जैसे हम ट्रेड एलिमेंटेर डी केमी के नाम से जानते हैं, 1789 में रॉट फर्स्ट केमिस्ट्री टेक्स्ट बुक, इधर लिख देते हैं, फर्स्ट केमिस्ट्री टेक्स्ट बुक, और उसका नाम था ट्रेड एलिमेंटेर डी केमी, 1789 में। तो इस प्रकार से इनके इनके कार्य तो ढेर सारे हैं, लेकिन कुछ एक दो जो महत्वपूर्ण थे, क्रांतिकारी कार्य थे। स्पेलिंग कीमी की गलत है, CHIMIE, कीमी है, TRAIT, ट्रेड एलिमेंटेर डी कीमी। इन्हीं सब कार्यों की वजह से इन्हें जो है रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है। दूसरा किस पर आधारित है? एक तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत जो है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित है। दूसरा आधारित है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। किस पर? लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, निश्चित अनुपात के नियम पर आधारित है। निश्चित अनुपात का नियम किसने दिया था? जोसेफ प्रूस्ट ने 1799 में। जोसेफ प्रूस्ट, ये इन्हीं दोनों नियमों पर आधारित है। इन नियमों, ये जो दोनों नियम हैं, इन्हीं पर आधारित था डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी, परमाणु सिद्धांत। ध्यान देंगे, ये ध्यान रखिएगा, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहीं से परमाणु की संरचना को नहीं एक्सप्लेन करता, ये किसकी संरचना की व्याख्या करता है? पदार्थ के, मैटर को, के स्ट्रक्चर को। अगला जो है, इन्होंने, डाल्टन ने अपने परमाणु सिद्धांत के निष्कर्ष स्वरूप परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया। उसके बाद उस सिद्धांत के आधार पर इन्होंने जो निष्कर्ष निकाला, उस निष्कर्ष स्वरूप इन्होंने एक अगला नियम प्रस्तुत किया, जिसे हम लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहते हैं। ठीक है ना? अपने परमाणु सिद्धांत के निष्कर्ष स्वरूप, परिणाम स्वरूप डाल्टन ने क्या प्रस्तुत किया? डाल्टन ने लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गुणित अनुपात के नियम का प्रतिपादन किया। तो अगला पॉइंट, as a consequence of atomic theory, अपने परमाणु सिद्धांत के निष्कर्ष स्वरूप, परिणाम स्वरूप, as a consequence of atomic theory, of matter, द्रव्य के परमाणु सिद्धांत के परिणाम स्वरूप डाल्टन ने प्रस्तुत किया डाल्टन ने क्या प्रस्तुत किया? डाल्टन ने प्रस्तुत किया एक नया नियम, जिसे हम लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहते हैं। द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। डाल्टन ने गुणित अनुपात का नियम प्रस्तुत किया।
ये भी पढ़ा चुके हैं इसके बाद वाली क्लास में, सेकंड क्लास में ये भी हो चुका। अब देखते हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहता क्या है। डाल्टन का कहना है कि पदार्थ द्रव्य बना होता है अत्यंत छोटे अविभाज्य और संरचना विहीन स्ट्रक्चरलेस पार्टिकल से, जिसे हम क्या नाम देते हैं, डाल्टन ने क्या नाम दिया, परमाणु। ठीक है ना। डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या कहता है? इनका परमाणु सिद्धांत कहता है कि पदार्थ मैटर, क्योंकि ये एटॉमिक थ्योरी इनकी मैटर से संबंधित है, एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर, द्रव्य का परमाणु सिद्धांत द्रव्य की संरचना को एक्सप्लेन करता है। तो इन्होंने बताया कि पदार्थ जो है अत्यंत छोटे अविभाज्य, कभी नष्ट न होने वाला तथा संरचना विहीन कणों से मिलकर के बना होता है। इन्होंने अपने परमाणु सिद्धांत में क्या बताया? इन्होंने बताया कि मैटर कंसिस्ट्स ऑफ, या मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल इंडिविजुअल इंडिस्ट्रक्टिबल एंड स्ट्रक्चरलेस पार्टिकल कॉल्ड एटम, जिसे क्या कहा गया, परमाणु कहा गया इनके द्वारा। तो अगला पॉइंट मिटा दे नीचे ना। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस सिद्धांत के अनुसार पहला, मैटर द्रव्य जो पदार्थ है वो बना होता है, इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल इंडिविजुअल indestructible and structureless particle called atom। ठीक है। इनका कहना है कि द्रव्य पदार्थ किससे बना होता है? बहुत ही छोटे, विभाजित न होने वाले, नष्ट न होने वाले और संरचना विहीन पार्टिकल एटम से। अर्थात एटम अत्यंत, पदार्थ का अत्यंत छोटा कण एटम होता है, उसकी कोई संरचना नहीं होती, कभी विभाजित नहीं किया जा सकता, उसे नष्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, और उसी से मिलकर के ये बना होता है। अगला देखिए, आगे इनका कहना है कि किसी एक एलिमेंट के सभी आइटम सभी गुणों में, समस्त गुणों में एक समान होते हैं। क्या हुआ बेटा? दूसरा, ऑल द आइटम्स ऑफ एन एलिमेंट, ऑफ एनी एलिमेंट, किसी भी तत्व के सभी परमाणु, ऑल द आइटम्स ऑफ एनी एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल देयर प्रॉपर्टी। किसी भी परमाणु, किसी भी तत्व के सभी परमाणु समस्त गुणों में समान होते हैं। ऑल द आइटम्स ऑफ एनी एलिमेंट आर आइडेंटिकल, ठीक है, इन ऑल देयर प्रॉपर्टीज। किसी भी तत्व के समस्त परमाणु सभी गुणों में एक समान होते हैं। दूसरा पॉइंट इन्होंने ऐसा बताया। तीसरा इन्होंने बताया कि डिफरेंट एलिमेंट के जो आइटम्स हैं वो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में, यही इनका मल्टीपल प्रोपोर्शन, और डेफिनेट प्रोपोर्शन यहीं से आता है। इन्होंने डेफिनेट प्रोपोर्शन को यूज किया था ना, इसी पॉइंट में वो शब्द आता है। इन्होंने कहा कि विभिन्न तत्वों के जो आइटम्स हैं वो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में
संयोजन करके कंपाउंड आइटम संयुक्त परमाणु का निर्माण करते हैं, और जिसे इन्होंने संयुक्त परमाणु कहा, बाद में एवोगैड्रो ने उसे क्या नाम दिया, अणु, मॉलिक्यूल नाम दिया। तो आगे इन्होंने कहा कि डिफरेंट आइटम्स, किसी एलिमेंट के आइटम्स जो है वो डेफिनेट प्रोपोर्शन में कॉम्बिनेशन करके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल, अणु का निर्माण करते हैं। अगला, आइटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, different element, combine in a definite proportion, and form, और बनाते हैं क्या, कंपाउंड मॉलिक्यूल, कंपाउंड आइटम। इन्होंने कंपाउंड आइटम कहा, आइटम जिन्हें क्या कहा जाता है, एवोगैड्रो द्वारा इन्हीं कंपाउंड आइटम को क्या कहा गया, मॉलिक्यूल। अब इन्हें मॉलिक्यूल कहा जाता है, नाउ कॉल्ड मॉलिक्यूल। इसके द्वारा कहा गया था बाई एवोगैड्रो, एवोगैड्रो द्वारा इन्हें मॉलिक्यूल कहा गया, ठीक है। आगे इन्होंने कहा जो कंपाउंड आइटम है, यानी जो मॉलिक्यूल है, कह लें मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी घटक परमाणुओं से अलग होती है, बट जो आइटम है वो अपनी इनहेरेंट प्रॉपर्टी को, अपने उनके जो मूलभूत गुण हैं उनको बनाए रखता है, ठीक है, उनको नष्ट नहीं होने देता। जैसे हाइड्रोजन ज्वलनशील गैस है, ऑक्सीजन जलने में सहायक गैस है, दोनों मिल जाते हैं तो क्या मिलता है, पानी। पानी गैस नहीं है बल्कि तरल अवस्था में पाया जाता है सामान्यतः, न तो जलता है न जलने में सहायक है बल्कि आग को बुझा देता है, उल्टा इसका गुण है। लेकिन चाहे जब जितने पुराना पानी हो, चाहे जितने दिन बाद हाइड्रोजन ऑक्सीजन एक साथ हैं, हजारों लाखों वर्षों बाद जब दोनों को अलग करेंगे तो उनके जो पुराने गुण थे वो फिर से उनमें दिखने लगते हैं। ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन अब तक पहले गैस था और 1000 वर्ष तक पानी में रहा, फिर पानी के रूप में, फिर वो भी पानी की तरह तरल अवस्था में आ गया, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। उनके जो नैसर्गिक गुण हैं, इनहेरेंट गुण हैं, वो हमेशा बने रहते हैं। तो अगला पॉइंट यही है, मिटा दे। मॉलिक्यूल्स की जो प्रॉपर्टीज है वो कॉन्स्टिट्यूएंट आइटम से अलग हो सकती है। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल्स may be different from constituent elements मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी घटक तत्वों की प्रॉपर्टी से अलग हो सकती है, बट वो क्या करते हैं, बनाए रखते हैं, रिटेन किए रहते हैं अपने प्रॉपर्टीज को, नष्ट नहीं होने, इनहेरेंट प्रॉपर्टीज को बनाए रखते हैं, बट दे रिटेन देयर इनहेरेंट प्रॉपर्टीज लेकिन वो अपने मूलभूत गुणों को बनाए रखते हैं। जैसे H2, ये क्या है, गैस है, इनफ्लेमेबल है, ज्वलनशील है,
O2 गैस है और ये सपोर्ट करता है कंबस्शन को, कंबस्शन। और वाटर जो बना, वाटर ये क्या है, लिक्विड है, ठीक है ना। और ये आग को बुझाता है, सपोर्ट नहीं करता, ठीक है ना। फायर एक्सटिंग्विशर है, अग्निशमक है, अग्नि का शमन करता है, बुझाता है, आग को शांत करता है। अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में डाल्टन के कथन को देखें, अब हम कहते हैं कि परमाणु कैसा है, विभाज्य है। रेडियोधर्मिता की खोज के बाद हम ये कह सकते हैं कि परमाणु विभाज्य होता है। एक परमाणु छोटे परमाणुओं में अपने आप टूटता रहता है और परमाणु की एक सुसंगठित वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है, परमाणु संरचना विहीन कण नहीं है। दूसरा, जो किसी परमाणु के विभिन्न समस्थानिक हैं, आइसोटोप्स हैं, उनके गुणों में अंतर होता है। इन्होंने कहा कि किसी एक तत्व के सभी परमाणु समस्त गुणों में एक समान। हाइड्रोजन के 3 परमाणु हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। प्रोटियम स्टेबल होता है, ड्यूटेरियम भी स्टेबल होता है, जबकि ट्राइटियम रेडियोधर्मी है, अपने आप बीटा पार्टिकल निकाल करके हाइड्रोजन से हीलियम में बदलता रहता है। प्रोटियम में एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन नहीं होता। ड्यूटेरियम, ट्राइटियम में एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन के साथ 1 और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। उनकी संरचना में अंतर है, व्यवहार में अंतर है। ट्राइटियम रेडियोधर्मी है, बाकी दोनों रेडियोधर्मी नहीं होते हैं। प्रोटियम से बना बर्फ साधारण जल में तैरता है, ड्यूटेरियम D2O से बना बर्फ साधारण जल में डूब जाता है, इसलिए हम उसको हैवी वाटर कहते हैं, भारी जल। क्योंकि D2O जब आइस के रूप में रहता है तो पानी पे तैरता नहीं, H2O पानी पे तैरता है, D2O पानी पे तैरता नहीं है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, हैवी वाटर, भारी जल कहते हैं, ठीक है। तो ये भी बात इनकी अब सही नहीं है। अगला इन्होंने कहा था कि परमाणु कभी नष्ट नहीं होता है, ठीक ना। लेकिन हम ये जानते हैं, मिटा दें, आइंस्टाइन के सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार मैटर और एनर्जी एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं, मैटर को एनर्जी में और एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो आज के हिसाब से इनका परमाणु सिद्धांत उतना अनुकूल नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पढ़ना है, तो टिप्पणी करके देख लेते हैं। टिप्पणी रिमार्क करके इन बिंदुओं को लिख लेते हैं। रिमार्क, देखिए, एटम्स आर डिविजिबल विथ वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर, परमाणु विभाज्य होते हैं और डिविजिबल एंड हैव, और इनके पास इनका होता है वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर, ठीक ना। परमाणु से छोटे भी कण संभव हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन परमाणु से भी छोटे होते हैं। अगला आइसोटोप्स, यानी डिफरेंट आइटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, आइसोटोप ये क्या होते हैं, डिफरेंट आइटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट है, डिफरेंट प्रॉपर्टी, इनके गुण अलग होते हैं। ठीक है ना। इनसे छोटे भी पार्टिकल संभव हैं। अब देखते हैं एक दो सवाल।
आपके प्रैक्टिस शीट में क्वेश्चन 178 देखिए, टीजीटी 2004 का सवाल है। करा लाए, फोटो कॉपी हो गया था, कोई नहीं गया, बेटा कॉपी आप लोग करा लीजिएगा। देखिए आपके क्वेश्चन पेपर का 178 क्वेश्चन, और ये टीजीटी 2007 का है, 2004 का सवाल है। क्वेश्चन देखिए क्या है। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इज, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पोस्टुलेट of Dalton's atomic theory, atomic theory, डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत की जो अवधारणाएं हैं, जो संकल्पनाएं हैं, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की महत्वपूर्ण संकल्पनाओं में से एक है। इन्होंने 4 उनकी संकल्पना लिखा है उनके परमाणु सिद्धांत का, उसमें से एक जो बहुत महत्वपूर्ण है वो कौन है? एन एटम इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। क्या इन्होंने ये बात कही थी डाल्टन ने? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये तो गलत है, ये नहीं कहा था उन्होंने। एटम कैन बी नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, एटम कैन बी नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। एटम को न तो बनाया जा सकता है, न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। और इन्होंने बताया था कि परमाणु कभी नष्ट नहीं होता, इनडिस्ट्रक्टिबल पार्टिकल होता है। ये बात सही है, परमाणु नष्ट नहीं होता। तीसरा इन्होंने क्या कहा? आइटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर नॉट अलाइक, आइटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर नॉट अलाइक। एक ही तत्व के परमाणु एक समान नहीं होते। डाल्टन ने क्या कहा था? सभी परमाणु, किसी एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं, एक जैसे होते हैं, यानी ये भी गलत है। और अगला, ऑल एलिमेंट्स आर अवेलेबल नेचुरली एज आइटम्स ओनली, ऑल आइटम एलिमेंट आर अवेलेबल नेचुरली एज आइटम्स ओनली। सभी तत्व प्राकृतिक रूप से परमाणुओं के रूप में पाए जाते हैं, ऐसा नहीं है। परमाणु किसका? संयुक्त परमाणु का रूप धारण करता है। ये भी ऐसा नहीं, परमाणु किस रूप में? संयुक्त परमाणु। तो यही विकल्प बी सही है। लेकिन हमने बताया कि आज के परिप्रेक्ष्य में ये चीजें उतनी सही नहीं है, लेकिन डाल्टन ने जो कहा था तो वो कहा था। अगला क्वेश्चन 249 देखिए। मिटा दे। क्वेश्चन 249, ये टीजीटी 2011 का सवाल है। टीजीटी 2011। देखिए इनका क्या कहना है, बेटा नहीं। अरे कौन लिखाई लिख रहे हैं भाई। क्वेश्चन देखिए क्या है। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, अकॉर्डिंग टू
to Dalton's atomic theory। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार एन आइटम, एक परमाणु, अब क्या होता है कैसा होता है उसके विषय में इन्होंने 3-4 विकल्प दिया है, सही वाला आपको। कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड, कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड। इनका कहना है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु को पुनः विभाजित किया जा सकता है ना, ये वर्तमान में ऐसा संभव है, लेकिन डाल्टन ने ऐसा नहीं कहा था। डाल्टन ने क्या कहा था? परमाणु अविभाज्य है, यानी ये बात गलत है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में ये बात नहीं कही गई है। समझ रहे हैं ना प्रश्न का क्या आशय है? डाल्टन ने क्या कहा था ये आपको बताना है, वर्तमान स्थिति नहीं बताना है। अगला, कैन नॉट बी सब डिवाइडेड, कैन नॉट बी सब डिवाइडेड। इन्होंने कहा था कि परमाणु का विभाजन संभव नहीं है, ये बात सही है। कंटेन न्यूट्रॉन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, कंटेन न्यूट्रॉन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, क्या डाल्टन ने यह बात कही थी? नहीं, इन्होंने कहा था कि परमाणु की कोई संरचना ही नहीं होती। अगला, नन ऑफ दी, इन उपरोक्त में से एक भी डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से संबंध नहीं रखता, तो ऐसा नहीं, यही संबंध रखता है, विकल्प दी। अगला क्वेश्चन 261, ये टीजीटी 2016 का सवाल है। क्वेश्चन 261 टीजीटी 2016 जो 21 में पेपर हुआ था उसका मेरे पास पेपर नहीं है क्वेश्चन में इसमें, और मिल जाएगा तो उसमें जोड़ देंगे, उसको भी करा देंगे। लास्ट ईयर का आप लोग देख लीजिएगा अपने से। अगला देखते हैं क्वेश्चन 261। अकॉर्डिंग टू डाल्टन आइटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर, अकॉर्डिंग टू डाल्टन items of a given element are पहला है आइडेंटिकल मास साइज से, आइडेंटिकल मास साइज से। दूसरा, आइडेंटिकल मास साइज एंड डिफरेंट से, आइडेंटिकल मास साइज एंड डिफरेंट से। तीसरा, आइडेंटिकल मास बट डिफरेंट साइज से, आइडेंटिकल मास बट डिफरेंट साइज एंड शेप। और चौथा, आइडेंटिकल साइज शेप बट डिफरेंट मास, आइडेंटिकल साइज शेप बट डिफरेंट मास। देखिए डाल्टन के अनुसार हमें देखना है, डाल्टन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू डाल्टन, तो किसी जैसे किसी एक तत्व के अगर अलग अलग परमाणु हो
तो उनका मास अलग अलग हो गया तो उनको हम क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक एक हो, द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो तो हम उनको समस्थानिक आइसोटोप कहते हैं। लेकिन डाल्टन ने आइसोटोप की कोई बात नहीं कही थी, तो बाद में बात है। डाल्टन के अनुसार किसी भी तत्व के सभी परमाणु एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिक है, मास साइज और शेप सभी गुणों में एक समान होते हैं। डाल्टन ने तो कहा कि उनका शेप, साइज, मास, आकार, व्यवहार सब कुछ एक जैसा होता है, ठीक है ना। तो पहला बात डाल्टन के अनुसार है, बाकी नहीं। अब आते हैं, इतने सवाल अब तक पूछे गए थे विभिन्न इन टीजीटी की परीक्षा में। पीजीटी में कोई नहीं पूछा गया है, पीसीएस वाला बाद में कराएंगे, पीसीएस के क्वेश्चन पेपर इसमें नहीं है। अब आते हैं कैथोड रेज एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। चले, कैथोड रेज एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैथोड किरणें तथा इलेक्ट्रॉन की खोज। कैथोड किरणें तथा इलेक्ट्रॉन की खोज। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए, जूलियस प्लकर और विलियम क्रूक्स ये दो साइंटिस्ट थे। यद्यप दोनों का एक्सपेरिमेंट अलग अलग जगहों पे था, एक साथ एक्सपेरिमेंट नहीं किए थे, समय भी कुछ आगे पीछे लगभग था, लेकिन वही वर्ष था और निष्कर्ष दोनों का एक था, इसलिए दोनों को हम एक साथ मिला के पढ़ते हैं। जूलियस प्लकर एंड विलियम क्रूक्स। ये दो साइंटिस्ट थे और ये अध्ययन कर रहे थे किसका, ये अध्ययन कर रहे थे निम्न दाब पर वायुमंडल की गैसों से विद्युत के संचरण का। ये जानना चाह रहे थे कि क्या गैसीय माध्यम से धारा प्रवाहित हो सकती है। अगर गैस हो, गैसीय माध्यम हो, जैसे ठोस अवस्था में पदार्थ हो तो उसमें से धारा प्रवाहित होता है, जितने चालक हैं लगभग सभी ठोस अवस्था में हैं। कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो तरल अवस्था में विद्युत का संचरण करते हैं, जैसे अगर पानी में मिनरल घुले हो, साल्ट घुले हो तो विद्युत का सुचालक होता है, या मरकरी है लिक्विड स्टेट में है, मेटल है विद्युत का सुचालक, या मेटल्स को पिघला दिया जाए, साल्ट को पिघला दिया जाए तो उनसे विद्युत का धारा का प्रवाह होता है। तो ये जानना चाह रहे थे कि क्या पदार्थ को गैस में बदल दे, गैसीय अवस्था में कर दे तो उससे धारा का प्रवाह होता है, या वायुमंडल की गैसों से विद्युत धारा का प्रवाह संभव है कि नहीं। इसी से संबंधित प्रयोग कर रहे थे और इनका जो प्रयोग था उस पर थोड़ा सा देखते हैं, फिर उसके बाद इस पर चर्चा करते हैं। इन्होंने लगभग 1 मीटर लंबा कांच की नलिका लिया, जिसको विसर्जन नलिका डिस्चार्ज ट्यूब नाम दिया गया। कांच की लगभग 1 मीटर लंबी नलिका, और यहाँ पर दोनों किनारों पर इन्होंने 2 प्लेटें लगाई धातु की, और इनको बैटरी से जोड़ दिया। एक प्लेट इधर लगाया, एक प्लेट इधर लगाया, और इनको बैटरी से जोड़ दिया। लगभग 10 से 30 हजार वोल्ट की बैटरी इन्होंने
लिया। 10,000 से 30,000 वोल्ट की बैटरी इन्होंने यूज किया। बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जिस प्लेट को जोड़ा उस पर कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव, इसको क्या नाम दिया गया, कैथोड। और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जिस प्लेट को कनेक्ट किया उस पर पॉजिटिव चार्ज, जिसे एनोड नाम दिया गया। इस स्क्रीन पर एक फ्लोरोसेंट पदार्थ की परत लगाई गई थी, प्रदीप्तशील पदार्थ की परत लगाई गई थी। प्रदीप्तशील पदार्थ ऐसे होते हैं जिन पर अगर अल्फा इलेक्ट्रॉन, गतिशील इलेक्ट्रॉन या एनर्जी वाले पार्टिकल गिरते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, बीटा पार्टिकल या विकिरण ऊर्जा गिरे तो ये क्या होता है, चमक उठते हैं। जब इन पर प्रकाश गिरता है तो ये चमकते हैं। और अंदर से ये फ्लोरोसेंट कोट था, कोट लगा था। जिंक सल्फाइड इसी प्रकार का है, बेरियम प्लेटिनो साइनाइड भी इसी प्रकार का होता है, साइनाइड BaPtCN6, ये भी इसी प्रकार का है। इन लोगों ने जिंक सल्फाइड को यूज किया था, ठीक है। और जब इन्होंने यहाँ पर एक पंप लगा दिया था, वैक्यूम पंप, निर्वात पंप। वैक्यूम पंप क्यों लगाया था, यहाँ पर निम्न दाब नलिका के अंदर उत्पन्न करने के लिए। और इन्होंने अलग अलग दाब पर इस एक्सपेरिमेंट को किया और इन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखा कि कुछ अदृश्य किरणें, इनविजिबल रेज, कैथोड से एनोड की तरफ चलते हैं और एनोड के पीछे विसर्जन नलिका की दीवार पर हल्की नीली चमक उत्पन्न करते हैं, ठीक है ना, हल्की नीली, लाइट ब्लू ग्लो। और क्योंकि ये रेस कैथोड से एनोड की तरफ चलते थे, इसलिए इनको क्या कहा गया, कैथोड रेस कहा गया। और इस प्रकार से जूलियस प्लकर और विलियम क्रुक्स द्वारा कैथोड किरणों की खोज की गई, ठीक है ना। नहीं, एटमॉस्फेयर की गैस। यहाँ फ्लोरोसेंट कोट, COAT। एटमॉस्फेयर में जो गैसें पाई जाती हैं वो गैसें भूल गई। ऊपर बैठा है जूलियस प्लकर एंड विलियम क्रुक्स व्हाइल स्टडीइंग, क्या स्टडी कर रहे थे, द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मिटा दे डायग्राम।
बेटा दे स्टडी the conduction of electricity through atmospheric gases. The conduction of electricity through atmospheric gases. Atmospheric gases. Gases under reduced pressure had observed that certain invisible rays travel from cathode to anode and causes light blue glow. Glow on the wall of discharge tube behind anode. जूलियस प्लकर और विलियम क्रोक्स ने निम्न दाब पर वायुमंडल की गैसों से विद्युत संचरण संबंधी अध्ययन करते समय यह देखा कि कुछ अदृश्य किरणें कैथोड से एनोड की तरफ चलती हैं और विसर्जन नलिका की दीवार पर एनोड के पीछे हल्की नीली चमक उत्पन्न करती हैं। ठीक है, इन रेस को क्या कहा गया? कैथोड रेस। डेकाल इसे उन्होंने क्या कहा? कैथोड रेस, क्योंकि ये कैथोड टू एनोड चलते हैं। तो एक लाइन चाहे तो दे ट्रेवल फ्रॉम कैथोड टू एनोड, अतः कॉल कही गई कैथोड रेस। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जूलियस प्लकर और विलियम क्रोक्स ने कैथोड किरणों की खोज किया। ठीक है ना? Thus they discover the cathode rays। इस प्रकार इन्होंने कैथोड किरणों, किसने? जूलियस प्लकर और विलियम क्रोक्स। Thus they discover कैथोड रे। तो कैथोड किरणों की खोज का श्रेय किसको जाता है? जूलियस प्लकर और विलियम क्रोक्स को। जूलियस प्लकर और विलियम क्रोक्स ने कैथोड किरणों की खोज किया। ठीक है ना? अब इसके बाद इनकी ओरिजिन कहाँ से होती है और इनके प्रॉपर्टीज की स्टडी किसने किया, इनका स्वभाव क्या होता है,
और फिर इलेक्ट्रॉन की खोज उसी से जुड़ी है। जे थॉमसन ने बाद में इसी एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया और यह पाया कि जो कैथोड किरणें हैं ये किरण नहीं है, तरंग नहीं है, बल्कि बहुत ही छोटे पार्टिकल ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती है। और ऋणावेश के कारण जे थॉमसन ने उन कणों को क्या नाम दिया? नेगेट्रॉन। और बाद में स्टोनी ने उसकी नेगेट्रॉन की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी के आधार पर उसको इलेक्ट्रॉन नाम दे दिया। ठीक है ना? तो अब कैथोड किरणों की खोज जे थॉमसन और विलियम क्रुक्स, जूलियस प्लकर और विलियम क्रुक्स, और इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन। ठीक है ना? जॉन जोसेफ थॉमसन। ठीक, तो यहां से अब कल की क्लास में देखा जाएगा।